हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का 15वां वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल और केवल डिवीजन से संबंधित कंप्लीट कंसेप्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट को एक प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दी गई 4 संख्याओं A, B, C और D में वो कौन सी संख्या है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इस प्रश्न को करने से पहले हम कुछ विशेष बातों की चर्चा करेंगे। कुछ विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी की चर्चा हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले यहाँ हम 7 से विभाज्यता की 2 विशेष नियमों की चर्चा करेंगे। 7 से विभाज्यता का पहला नियम है कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या डबल रिपीटिशन के साथ लिखी गई हो या 2 अंकों की संख्या 3 बार की रिपीटिशन के साथ लिखी गई हो तो ऐसी डबल रिपीटिशन वाली या ट्रिपल रिपीटिशन वाली 6 अंकों की संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी को। इस रूल के हिसाब से कहा जा रहा है कि कोई 3 अंकों की संख्या डबल रिपीटिशन के साथ लिखी गई हो। यानी अगर हम ऑप्शन ए को देखें और इसे हम गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि ये 423 का 2 बार रिपीटिशन करके इस संख्या को बनाया गया है। जैसे 423, फिर यहाँ से देखें तो 423 यानी 423 यानी 423 यानी ये 3 अंकों की एक संख्या है और इसका डबल बार रिपीटिशन करके लिखा गया है और कुल ये 6 अंकों की संख्या है। इस तरह से इस रूल के हिसाब से अगर कोई 3 अंकों की संख्या डबल रिपीटिशन के साथ लिखी गई हो तो ये संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। हम ऑप्शन ए को देख सकते हैं। वहीं रूल फर्स्ट के सब रूल सेकेंड के हिसाब से अगर 2 अंकों की कोई संख्या ट्रिपल बार की रिपीटिशन के साथ लिखी गई हो तो वो 6 अंकों वाली संख्या भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। हम इसका एग्जाम्पल ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को दे सकते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि अगर इस संख्या को एक यूनिट माने 55 यानी 55 का यहां 3 बार रिपीटिशन हुआ है 55, 55, 55। वहीं ऑप्शन डी में हम देखें तो 11 का भी 3 बार रिपीटिशन है 11, 11, 11। या हम कोई और संख्या ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 13, 13, 13 यानी यहाँ 13 यानी 13 का 3 बार रिपीटिशन किया गया है 13, 13, 13 और कुल ये 6 अंकों की संख्या है। यानी इस रूल के हिसाब से अगर 2 अंकों की कोई संख्या 3 बार की रिपीटिशन के साथ लिखी गई हो तो कुल 6 अंकों की संख्या बनती है। यानी 13 को हमने 3 बार रिपीट किया 13, 13, 13 और ये कुल 6 अंकों की संख्या बनी। तो ये संख्या भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। इस सब रूल 2 के हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों 7 से डिविजिबल हैं। 7 से विभाज्यता का दूसरा नियम पहले नियम का ही विस्तारित रूप है। दूसरा नियम कहता है कि अगर सेम टाइप के डिजिट्स यानी 5, 5, 5, 5, 5 यानी सेम टाइप के डिजिट्स यानी एक ही प्रकार के अंक से बनी 6 अंकों की कोई भी संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को। ये दोनों ही ऑप्शन की संख्याएं यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों ही एक ही प्रकार के अंक
के 6 बार के रिपीटिशन से बनी संख्या है। यानी यहाँ 5 का 6 बार रिपीटिशन है, 5 5 5 5 5 5, यानी 5 का 6 बार रिपीटिशन है। वहीं यहाँ पर हम देखें इस अंक को भी यानी 1 को 6 बार रिपीट करके इस पूरी संख्या को बनाया गया है, 1 1 1 1 1 1, यानी एक ही प्रकार के अंक का प्रयोग करके 6 बार रिपीट करके बनाई गई संख्या, 6 अंकों की संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। यानी अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी भी संख्या की 7 से विभाज्यता की जांच करना एक सीमित दायरे तक ही है। इसके अलावा के मामलों में हमें किसी संख्या की 7 से विभाज्यता की जांच भाग विधि से ही करना होगा। तो इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करें कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमने ये देखा कि ये संख्या भी रूल के हिसाब से डिविजिबल है। वहीं ऑप्शन बी भी हमारे रूल के हिसाब से 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वहीं ऑप्शन डी भी हमारे रूल के हिसाब से ये संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इस तरह से जो संख्या बचती है वो ऑप्शन सी, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ये संख्या ऑप्शन सी, जो 7 से विभक्त नहीं होगी। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 124 से भाग देने पर भागफल 86 तथा शेष 24 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी, और यह पूछा जा रहा है कि इस ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 124 से भाग देने पर भागफल 86 तथा शेष 24 प्राप्त होगा। प्रश्न को करने से पहले भाग के कुछ बेसिक रूल्स की शॉर्ट में चर्चा हम करने वाले हैं। इस रूल की डिटेल चर्चा थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर में किया जा चुका है। हम यहां इस रूल के केवल एप्लीकेशन को सीखेंगे। अगर हम भाग यानी डिवीजन को देखते हैं तो सबसे पहले 2 संख्याएं दी गई होती हैं। एक वो संख्या जिसमें कहा जाता है कि किसी संख्या से डिवाइड करना है यानी भाग करना है, और एक वो संख्या जो उस संख्या को डिवाइड करती है। हम यहां देख पा रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल लें साधारण भाग विधि का, तो यहां 2 संख्याएं लिखी गई हैं, पहली 2 और दूसरी 21। इस चिन्ह को यह भाग का चिन्ह बोला जाता है साधारण विधि में, और इसे पढ़ा जाना चाहिए 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी 21 में 2 का भाग। इसका मतलब यह हुआ कि भाग देने वाला 2 है और जिसको विभाजित किया जाएगा यानी जिसमें भाग किया जाएगा वो है 21। अब हम भाग करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसमें भाग देना होता है उस नंबर के ऊपर हम विचार करते हैं। जब हम विचार करते हैं इस नंबर के ऊपर और जिससे भाग देना है उस नंबर के ऊपर, तो सबसे पहले देखते हैं कि जिसमें भाग देना है उसमें कितने नंबर्स हैं। तो हम यहां देख रहे हैं इसमें 2 नंबर्स हैं। इन दोनों नंबरों में हम सबसे पहले लेफ्ट साइड के नंबर से विचार करना शुरू करते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 21 में सबसे पहले लेफ्ट साइड से एक नंबर को पकड़ेंगे यानी 2 को पकड़ेंगे, और ये देख रहे हैं कि ये नंबर 2 है। अब हम इधर देख रहे हैं कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो नंबर भी 2 है, यानी कि अगर हम 2 के टेबल को 1 टाइम पढ़ें तो वो आ जाता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस 21 में अगर हमें डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 के टेबल में 1 टाइम में 2 आता है,
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 टाइम में कितना आया 2। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बच जाता है 0। यहाँ माइनस करते हैं। अच्छा, इसका नियम ये है कि अगर मान लीजिए इस 2 की जगह पे 2 ना होके 1 होता, तब क्या करते? तब हम उस 1 के ऊपर विचार ना करके इस 1 को भी साथ में रख के विचार करते। क्यों? क्योंकि 1 इस 2 से छोटा होगा और वो 1 2 के टेबल में नहीं आएगा। ऐसे में यहां वो नंबर होना चाहिए जो 2 के टेबल में, जब हम 2 का टेबल पढ़ें तो या तो एग्जैक्ट ये नंबर आ जाए या फिर इसके जस्ट पहले वो टेबल पहुंचे जहां पे इस नंबर के सबसे करीब हो। तो जब अगर यहां पे 1 होता तब हम क्या करते, इस नंबर को लेने के साथ साथ इसके आगे वाले नंबर को भी हम एक साथ मिला करके साथ कर लेते हैं। यानी इस नंबर के ऊपर केवल एक के ऊपर विचार ना करके इन दोनों नंबरों को एक साथ लेके इसके ऊपर विचार करेंगे। अगर यहाँ 1 होता तो ये हो जाता 1 और ये 1 मिल के 11। अब हम विचार करते कि 2 के टेबल में क्या 11 आता है? तो जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 का टेबल पढ़ते समय 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यानी कि 2 का टेबल अगर 5 टाइम्स पढ़ें तो 11 ना आकर के 10 आता है, वहीं 6 टाइम पढ़ें तो 11 से क्रॉस कर जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि इस नंबर से आगे के टेबल को नहीं लेना होता है। यानी कि जो ये नंबर 11 अगर होता तो हम क्या करते, 11 यानी 12 से जस्ट पहले वाले टेबल को रखते। 2 5 जा 10 यानी 5 टाइम्स में हम उसे डिवाइड करते हैं। जितने टाइम्स में जाता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन हम यहाँ विचार कर रहे हैं केवल 21 के ऊपर। तो हमने क्या देखा कि 2 इज डिविजिबल बाई 2। ये 2 इस 2 से 1 टाइम्स में चला जाता है। यानी कि अगर 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा जाए तो 2 आता है। इस तरह से हमने 1 टाइम्स जितने टाइम्स में हुआ उसको यहाँ लिख लिया और जो आया उसको यहाँ लिख लिया। 2 1 जा 2। अब क्या करते हैं कि इस नंबर में से इस नंबर को हम माइनस कर देते हैं। तो 2 में से 2 जब माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हर इस प्रक्रिया को करने के बाद हर स्टेप पे एक डिजिट ऊपर से नीचे उतर कर आ जाता है। यानी कि अब यहाँ पे 1 बचा है तो ये 1 अपने आप उतर करके यहाँ पे आ जाता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1। अब हम देख रहे हैं कि 1 2 के टेबल में नहीं आता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जब भी ऊपर से कोई स्टेप नीचे आता है, यानी इस 1 को जब हमने नीचे ले आया 1 यानी एक बार में, और यह भी ध्यान देना है कि एक बार में केवल एक ही स्टेप ऊपर से नीचे आता है, यानी एक डिजिट ही ऊपर से नीचे आता है। यहां से केवल 1 आया तो हम क्या करेंगे, भले ही हम इसको 0 टाइम्स में ले जाएं लेकिन हम इस स्टेप को पूरा जरूर करते हैं। यानी कि 1 टाइम्स में नहीं जाएगा, 2 1 जा 2 नहीं जाएगा क्योंकि 2 बड़ा हो जाएगा इससे। या तो एग्जैक्ट 1 आए 2 के टेबल में या 1 से छोटा आए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 1 जा 2 होता है लेकिन ये है 1। तो हम क्या करेंगे, 0 टाइम्स में इसको ले जाएंगे, 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे 2 1 जा 2 होता है उसी तरह से किसी का भी टेबल 0 टाइम्स में 0 होता है। यानी कि अगर किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो हमने इसीलिए 0 टाइम्स में 2 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ा तो वो कितना आया 0।
अब इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में हमने फिर से क्या किया, इसमें से इस जीरो को माइनस किया। अब यहाँ पे इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 है और ये 0 है, 1 में से 0 गया 1। अब शुरू होता है डेसिमल की कहानी। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा है जिसे हम अगले स्टेप में उतार करके नीचे ले आए, और हम ये देख रहे हैं कि इस स्टेप पे 1 बचा है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। हम डेसिमल के कहानी को आगे पढ़ेंगे, यानी जब हम डेसिमल का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके आगे की कहानी को देखेंगे कि इस डेसिमल का डिवीजन किस तरह से होता है। लेकिन हम अभी यहाँ केवल डिवीजन के बेसिक रूल्स की चर्चा कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में किसको क्या कहा जाता है, उसे हम समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि जिस नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी जिससे किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिवाइजर, यानी कि हिंदी में विभाजक या भाजक। जिस नंबर को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है उसे बोला जाता है डिविडेंड, यानी भाज्य। और अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद जो जितने टाइम्स में ये डिवाइड होता है, इसे कहा जाता है कोटिएंट, यानी भागफल। इसके अलावा भी अगर इस प्रोसेस में यहाँ कुछ बच जाता है, जो कुछ भी बच जाता है, इसे कहा जाता है रिमाइंडर, यानी शेष या शेषफल। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को मल्टीप्लाई और डिवीजन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है। अगर हम बात करें कि हमने देखा कि 21 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 10 टाइम्स में गया, और इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद हमें रिमाइंडर मिला 1, यानी शेष या शेषफल मिला 1। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि 21 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है 10 टाइम्स में, तो रिमाइंडर 1 बचता है। या अगर रिमाइंडर के ऊपर विचार ना करें और इधर से अगर देखें कि 21 को अगर हम यहां रख के 10 से डिवाइड करते तो हमारा जो कोटिएंट आता, भागफल आता, वो 2 आता है। यानी अगर हम डिवाइजर और कोटिएंट को आपस में बदल देते तो ये इनका रिजल्ट भी आपस में बदल कर आता है। यानी अगर हम इस 2 की जगह पे 10 से 21 को डिवाइड करते तो हमारा भागफल आता 2, जबकि अगर हमने 2 से डिवाइड किया है 21 को तो हमारा भागफल आया है 10। इस तरह से अगर हम देखें तो कोई भी भाग यानी डिवीजन 2 संख्याओं के मल्टीपल का यानी मल्टीप्लाई का रिजल्ट होता है। या यूं कहें कि अगर सपोज दैट कोई 2 संख्याएं हैं जैसे 3 × 4 और जो इसका रिजल्ट आता है 12, यानी 3 × 4 किया जाए तो इसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है 12। अगर अब ये कहा जाए कि 12 को 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में 12 होता है और ये कैंसिल हो जाता है। यानी हमें मिला ये नंबर 4। यानी कोई भी डिवीजन 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई का रिजल्ट होता है अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हमें रिमाइंडर के तौर पे कुछ संख्याएं
प्राप्त होती हैं उसे कहा जाता है शेष या शेषफल। इस तरह से हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई करने से हमें प्राप्त हुआ 12। यानी अगर हम यहां देखें इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर इन दोनों संख्याओं को 2 × 10 किया जाए, यानी 2 × 10 किया जाए तो हमें मिल जाएगा 20। और जो ये रिमाइंडर बचा है अगर इसे इसमें ऐड कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए, तो ये हो जाता है 21। इस रूल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी अगर किसी संख्या को ये कहा जाए कि किसी संख्या से डिवाइड किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें इस संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमने यहां देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा डिवाइजर और कोटिएंट यानी भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करके डिविडेंड को ज्ञात कर सकते हैं, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसे उसमें ऐड करके उसको प्राप्त कर लेते हैं संख्या को। हमने यहाँ पे देख लिया है कि अगर हमने यहाँ भाजक 2 भागफल 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 20, और इस रिमाइंडर यानी 1 को इसमें ऐड किया तो ये आया 21। आइए अब इस संख्या को भी थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां कहा जा रहा है कि इस संख्या को 1760 को 6 से डिवाइड करिए। कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है, जैसे 1760 डिवाइडेड बाई 6, या इसी चीज को लिखा जा सकता है 1760 डिवाइडेड बाई 6। इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या में इस संख्या से भाग करना है। इसका मतलब भी यही हुआ, यानी कि इस संख्या में इस संख्या से डिवाइड करना है, और इसका मतलब भी वही हुआ कि 1760 में 6 से डिवाइड करना है। तो आइए हम करते हैं। हम यहां देख रहे हैं कि पहला डिजिट 1 है जो कि 6 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में एक डिजिट और साथ में रखेंगे, तो ये हो जाता है 17। 17 के ऊपर अब जब हम विचार करते हैं कि 6 के कितने टाइम्स में ये, यानी 6 के टेबल में कितने टाइम्स में 17 आता है, तो जब हम विचार करते हैं कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 6 दूनी के 12, 6 3 18, लेकिन ये है 17। हमें इस संख्या या तो एग्जैक्ट टेबल 17 आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसके जस्ट पहले वाला आना चाहिए टेबल। यानी कि अगर हमने देखा कि 6 का टेबल, 6 का टेबल 3 बार हमने जब पढ़ा तो वो आ रहा है 18, जो कि क्रॉस कर जा रहा है 17 से। तो हम 6 का 3 बार टेबल ना करके 2 टाइम्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी 6 दूना का 12। अब क्या करेंगे, 17 में से 12 को हम माइनस करेंगे, तो ये कितना बचेगा, 17 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब हमने कहा था कि इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद एक डिजिट ऊपर से हम उतारते हैं। अब यहाँ है 6, तो हम 6 को हम यहाँ उतार कर लिख लेंगे। ये बन गया 5 और 6 मिलके हो गया 56। अब हम फिर क्या करते हैं कि 6 के टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं कि कितने टाइम्स में 56 आता है या इसके करीब आता है। तो जब हम 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 दूने के 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54।
तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 6 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा जाए तो वो आता है 54, जबकि अगर 10 टाइम्स पढ़ा जाए तो वो हो जाता है 60, जो कि 56 से ऊपर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, यानी 9 टाइम्स में 54 को लिख लेंगे। अब फिर उसी प्रोसेस को करेंगे, 56 में से 54 को माइनस करेंगे। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं। अब हम फिर देख रहे हैं कि 56 में से 54 को माइनस करने के बाद 2 बचा। यहाँ अब एक अंक और बचा है, यानी 0 बचा है अभी। अब इस स्टेप में फिर 0 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, यानी हर स्टेप पे एक डिजिट यहाँ उतरते चला जाएगा। जब 0 आया यहाँ पे तो ये हो गया 20। अब हम फिर देख रहे हैं कि 6 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 3 टाइम्स में 18 होता है, जबकि 4 टाइम्स में 24 आता है, जो कि 20 से एबव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स में लेंगे, 6 3 जा 18, फिर 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से हमने 1760 में जब 6 से डिवाइड किया तो 293 टाइम्स में ये डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बचा 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिवाइजर का कोटिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 2 ऐड कर दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1760। अब आइए हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। हमारा मेन क्वेश्चन था, किसी संख्या में 124 से भाग देने पर भागफल 86 तथा शेष 24 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। हमने देखा पीछे कि किसी भी डिवीज़न में मेनली 4 चीज़ें होती हैं। पहला, वो संख्या जिससे हम भाग देते हैं, यानी डिवाइजर। इस प्रश्न में 124 डिवाइजर है, यानी भाजक है, विभाजक है। दूसरा वो होता है जिसमें हम भाग देते हैं किसी संख्या से, यानी इस प्रश्न में इस ऑप्शन में से वो कोई एक संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं 124 से, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, यानी भाज्य। तीसरा होता है कोटिएंट, यानी भागफल, यानी किसी संख्या में, जिस संख्या में इसमें से किसी एक संख्या में 124 से जो भाग दिया जा रहा है वो कितने टाइम्स में जा रहा है, उसे ही हम भागफल कहते हैं। और उस भागफल को कोटिएंट कहा जाता है। इस संख्या में 86 है। और चौथा वो होता है लास्ट में रिमाइंडर। अगर किसी संख्या को भाग दिया जाए और उसमें कुछ शेषफल बच जाए, रिमाइंडर बच जाए, तो उसे हम शेष कहते हैं। और इस संख्या में है शेषफल 24। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी डिवीजन की 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं: भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। जब हम डिवाइजर और कोटिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है भाज्य, यानी डिविडेंड। और जब हम उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, यानी शेषफल को ऐड कर देते हैं उस भाज्य में, तो हमारा आ जाता है वो संख्या। वही संख्या हमसे इसमें पूछा जा रहा है। तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि भाजक है, डिवाइजर है 124, कोटिएंट है 86, रिमाइंडर है 24। तो हम भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 124 इंटू 86, और इसमें जो संख्या आएगा इसमें 24 को हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हम जब 124 इंटू 86 करते हैं तो हमने इसे शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे जैसे 124 को हम 120 प्लस 4 के रूप में कन्वर्ट कर लें और उसमें 86 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाता है 120 से मल्टीप्लाई करें 86 से तो 10,320 होता है। वहीं 86 इंटू 4 करें तो 344 होता है। और इस 24 को हम ये 24 लिख देते हैं। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है
4 4 8, ये हो जाता है 2 और 4 6 2 8, 3 और 3 6, ये 0 और ये 1। इस तरह से जो हमारा आंसर आता है वो आता है 10,688। वहीं हम इस मेथड से भी मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 124 इंटू 86 करें अगर, तो ये हो जाता है 6 चौके 24 के 4 बचा 2, 6 दूनी के 12 2 14 का 4 बचा 1, 6 1 7, 8 चौके 32 का 2 बचा 3, 8 दूनी के 16 3 19 का 9 बचा 1, 8 और 1 9। जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 4 4 2 6, 9 7 16 के 6, 9 1 10। और हम इसमें रिमाइंडर यानी 24 को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 4 4 8, 6 2 8, 6 0 1। इस तरह से हमारा जो आंसर आया ऑप्शन सी यानी 10,688 वो संख्या है जिसमें अगर हम 124 से भाग दें तो उसका भागफल 86 आएगा और रिमाइंडर 24 आएगा।